everyone, welcome to Explained. So this is the first video of our YouTube channel और जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हिस्टोरिकल चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी इससे पहले हम लोग जो चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं उसमें हमने अलग अलग किंगडम्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो हिस्ट्री थी वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थी, अलग अलग एम्पायर्स में डिवाइडेड थी। और हमने उससे पहले की कुछ सिविलाइजेशंस पढ़ी, कुछ एराज पढ़े, जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाला एरा पढ़ा, महाजनपदास वाला एरा पढ़ा था, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री की बात करें तो वो उससे भी बहुत पहले जाती है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से भी बहुत पहले ह्यूमैनिटी स्टार्ट हो गई थी। तो वही उसी ह्यूमैनिटी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ। जो एंशियंट ह्यूमन बीइंग्स थे उनका इवोल्यूशन आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स तक वो कैसे इवॉल्व हुए, किन किन टूल्स का, कैसी टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया टाइम के साथ साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कौन हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स थे, कब और कहाँ वो लोग इवॉल्व हुए, किस तरीके का खाना फूड वो खाते थे, किस तरीके से वो रहते थे, या फिर आज जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उस टाइम के अर्लीस्ट एंसेस्टर्स या अर्ली ह्यूमन बीइंग्स आज के ह्यूमन बीइंग्स में कैसे इवॉल्व हो गए। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे राइटिंग डेवलप हुई, वहाँ से तो हमें रिटर्न रिकॉर्ड से हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन राइटिंग डेवलप होने से पहले का पीरियड, उसका क्या? तो अब राइटिंग डेवलप होने से पहले के पीरियड में हम कैसे हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर पाएंगे, हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। जो वहाँ चीज़ें मिली हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं, उन्हीं की हेल्प से हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे हिस्ट्री का हम लोग। क्योंकि जो रिटन लैंग्वेजेस हैं वो तो बाद में अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग पार्ट्स में एमर्ज हुई हैं जाके। ओके, अब देखिए इन्हीं अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है जिसको बहुत बार हमने नाम भी सुना है, पहले कई बार पढ़ा भी है, जिसके बारे में, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो अभी हम राइटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे थे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का भी रहा है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी रहा है। क्यों? जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उस सिविलाइजेशन के, या फिर जो राइटिंग्स हैं, जो एनग्रेविंग्स हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मिली हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनग्रेव्ड हुई मिली हैं। कैसे? कौन से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? सील्स के ऊपर हमें मिली हैं, पॉटरी के ऊपर मिली है। और जब हमने इनको स्टडी किया तो वहाँ से हमें पता चला कि ये जो स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी, जिसको हम सिंधु लिपि भी बोलते हैं, वो मेनली या लार्जली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ओके, मतलब मेनली उस स्क्रिप्ट्स में किसका यूज होता था? पिक्चर्स का यूज होता था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जिसको हम सिंधु लिपि भी बोलते हैं, वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, अभी तक वो डिकोड नहीं हो पाई है। तो अभी हमें पता नहीं है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। ओके, अच्छा, सिर्फ अगर हम अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स की ही बात करें तो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नहीं है। अभी आगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उन्हीं सिविलाइजेशंस की कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं, दूसरी स्क्रिप्ट हैं। जैसे मेसोपोटामिया रीजन में जो सुमेरियंस जिस स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, या फिर एंशियंट इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उनकी हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट थी जो वो यूज़ करते थे। और ये
दोनों सिविलाइजेशंस सेम टाइम में ही फ्लरिश कर रही थी। किसके सेम टाइम में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। मतलब ये तीनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे की कंटेम्पररी थी। ओके। और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट डेसिफर हो चुकी हैं, डिकोड हो चुकी हैं, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है। लगभग 4,500-5,000 साल होने को आए हैं। ओके, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक क्या है? अनडेसिफर्ड है। वहीं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो सुमेरियंस की स्क्रिप्ट थी, हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो एंशियंट इजिप्ट के लोगों की स्क्रिप्ट थी, वो डेसिफर हो गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए, जैसा कि हमने राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम पीरियड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक राइटिंग डेवलप होने के बाद का पीरियड और एक राइटिंग डेवलप होने से पहले का पीरियड, तो ह्यूमन हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करेंगे इन दो पीरियड्स में, तो 99% से भी ज़्यादा ह्यूमन हिस्ट्री राइटिंग डेवलप होने से पहले के पीरियड में लाई करती है, और बची हुई लगभग 1% हिस्ट्री राइटिंग डेवलप होने के बाद के पीरियड में। तो मतलब जो लास्ट लगभग 5000 ईयर्स हैं, जो आज से लेके या आखिरी 5000 साल हैं, वो राइटिंग डेवलप होने के बाद के पीरियड में लाई करते हैं। अब हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? राइटिंग। ऑब्वियसली बात है, राइटिंग डेवलप होने से पहले के पीरियड में वहाँ मिले आर्टिफैक्ट्स, और जब राइटिंग डेवलप हो गई तो आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ जो चीज़ें लिख के रखी गई थी वहाँ पे, रिटन रिकॉर्ड्स जब हमें मिले, तो उनसे भी हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। अब राइटिंग डेवलप होने से पहले लोगों के आइडियाज़ को, लोगों के थॉट्स को समझना मुश्किल था। अब सपोज करो आज हमारे पास अच्छी खासी राइटिंग डेवलप हो चुकी है आज के टाइम में। अब मैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिख के रख दूँ, ठीक है, मेरे आसपास सोसाइटी कैसी है, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं पेपर पे लिख के रख दूँ या डायरी लिखने लग जाऊँ। आज से 100-200 हज़ार साल बाद वो डायरी किसी को मिल जाए, तो वो मेरे आइडियाज़ को समझ सकेगा ना। जैसा मैंने सोसाइटी के बारे में लिखा होगा, उसे आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे टाइम पे सोसाइटी किस तरीके की थी, रूल कौन करता था, ये सारी चीज़ें उसे मेरी डायरी से पता चल जाएगी। और मेरी डायरी क्या है उसके लिए? एक रिटर्न रिकॉर्ड है। ओके। लेकिन जब डायरी या राइटिंग थी ही नहीं, तब तो लोगों के आइडियाज़, लोगों के थॉट्स को समझ पाना मुश्किल था, पता लगा पाना, है ना। अब मैं कैसे पता लगा पाऊँ कि राइटिंग डेवलप होने से पहले लोगों के आइडियाज़ कैसे थे, लोगों के थॉट्स क्या थे। राइटिंग डेवलप होने के बाद जब मुझे हिस्टोरिकल सोर्सेज मिले, रिटन रिकॉर्ड्स मिले, तो मुझे पता चला कि भाई लोग किन किन चीज़ों में विश्वास रखते थे, क्या क्या चीज़ें सोचते थे। ओके। तो राइटिंग डेवलप होने से पहले लोगों के आइडियाज़ का पता लगाना, थॉट्स का पता लगाना मुश्किल था। राइटिंग जब डेवलप हो गई तो इसी लिटरेचर ने हमें सोसाइटी को समझने में मदद की, कल्चर को समझने में हेल्प की, लाइफ को समझने में हेल्प की, क्योंकि लोग लिखने लगे थे। और वो लिखी हुई चीज़ें जब बाद में मिली हिस्टोरियंस को, तब उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम की लाइफ के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ। ऐसे ही राइटिंग डेवलप होने से पहले का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे इवेंट्स की डेटिंग करना, कौन सी डेट को कौन सा इवेंट है, वो एक्यूरेट नहीं होता था, सिर्फ अप्रोक्सीमेट होता था, अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता था। लेकिन जब राइटिंग डेवलप हो गई तो एक्यूरेट डेटिंग होने लगी इवेंट्स की। क्लियर? ऐसे ही एक बहुत फेमस स्क्रिप्ट हमने सुनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डेवलप हुई थी, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसके बारे में सुना होगा। 400 बीसी के अराउंड ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और साउथ इंडिया और गंगा वैली के अलग अलग पार्ट्स में इसको यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। एम्परर अशोका, अशोकन एम्परर के बारे में, अशोकन एम्पायर के बारे में बहुत पढ़ा है ना हमने। इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, ठीक है, बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए थे। उन्हीं में से एक स्तूपा है सांची स्तूपा। उसी सांची स्तूपा की एक रेलिंग दी हुई है, उसकी पिक्चर है जिसके ऊपर ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। क्लियर? तो इसी
ब्रह्मी स्क्रिप्ट को एम्परर अशोका ने फॉर्मलाइज किया था, फिर बाद में दूसरी इंडियन स्क्रिप्ट भी इसी के बेसिस पे डेवलप हुई इंडिया में। क्लियर। अब यहाँ तो हमने कुछ चीज़ें देखी। हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी क्यों है? क्या समझने के लिए पढ़नी है? हमें समझना है ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोसाइटी का, ह्यूमन बीइंग्स का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ, और फिर हम उसे आज से कैसे लिंक कर पाएँ, ये चीज़ें समझनी है। अब ये बायोलॉजिकल कल्चरल इवोल्यूशन है क्या चीज़? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है कि कैसे वो जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स थे, कैसे उनमें फिजिकल और जेनेटिकल चेंजेस आए कि वो आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में चेंज हो पाए हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिकल चेंजेस आए हैं, वो कैसे एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स में वो चेंजेस आए और वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में यानी कि होमो सेपियंस में चेंज हुए, इवॉल्व हुए, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समझना है हमें। और कल्चरल इवोल्यूशन मतलब कैसे उस टाइम के लोगों ने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, टूल्स, टेक्नोलॉजी इन सब के साथ कोप अप किया सर्वाइवल के लिए। तो ये सब आता है कल्चरल एवोल्यूशन में। तो कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, कल्चरल एवोल्यूशन हुआ, और हमें क्लाइमेट चेंज को समझने में हेल्प मिले, एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प मिले, या फिर नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने में हेल्प मिले, मतलब उस टाइम पीरियड को हम आज के टाइम पीरियड से लिंक कर सकें। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें क्या पढ़नी है? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करना है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, फिर हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी किस में कन्वर्ट हुई? वो जो लाइफ थी वो एग्रीकल्चरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में कन्वर्ट हुई। अब क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा खासा होने लगा, सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, तो सरप्लस फूड, सरप्लस गुड्स हुए। अब ये सब हुए तो सिविलाइजेशंस का राइज होना स्टार्ट हुआ, सिविलाइजेशंस बननी स्टार्ट हुई। ओके। अब अगर हम अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, जो पहले अफ्रीका में रहते थे, वो लगभग आज से 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू हुए। ओके। तो पहले जो होमो इरेक्टस थी, एक स्पीशीज का नाम है ह्यूमन स्पीशीज का, वो पहले होमोनिन थे जो अफ्रीका से बाहर निकले थे। अभी होमोनिन क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर शो करते हैं लोग, यानी स्टोन टूल्स जिसने बनाए हो उसको हम होमोनिन्स बोलते हैं। अभी आगे इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे हम। और देखो जो टूल्स हमें एशिया और यूरोप में मिले हैं ना, जब हमने उनकी स्टडी करी तो हमें पता चला कि इन टूल्स का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये आज से लगभग 2 मिलियन से 0.5 मिलियन ईयर्स, ये जो टाइम पीरियड था इसके बीच में स्प्रेड हुए अफ्रीका से बाहर। फिर लगभग 1.25 साल पहले एक और वेव थी ह्यूमन बींग्स की, एंशिएंट ह्यूमंस की, जो अफ्रीका से बाहर निकली। क्लियर। तो ऐसे ये जो एंशिएंट ह्यूमन बींग्स थे ये अफ्रीका से बाहर निकलने शुरू हुए। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, ओल्डुवियाई गॉर्ज में थे, यहाँ से लेवेंटियन रीजन में स्प्रेड हुए, ऑस्ट्रेलिया में स्प्रेड हुए, यूरोप में स्प्रेड हुए। तो ये पूरा हमें मैप दिया हुआ है जहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं इनके मूवमेंट को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही कैसे बाहर निकले। अब एक चीज़ है कि हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में, कि कहाँ ये पहले थे, एंशिएंट ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते थे, कहाँ से कैसे बाहर निकले, किस तरीके से बाहर निकले, क्या टूल्स यूज़ करते थे, हमें उन अपने एंसेस्टर्स के बारे में ये सारी चीज़ें पता कैसे चली। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन जहाँ पे हमें साइट्स मिली हैं, जब इन साइट्स को स्टडी किया, ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को स्टडी किया, यहाँ पे टूल्स मिले, बोन्स मिले, दूसरे ऑब्जेक्ट्स मिले, तो इन्हीं से मिले हुए क्लूज ने हमें पास्ट लाइफ की पिक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करी, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने सिमिलर टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये देखा कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने इनको क्रिएट किया होगा, कैसे यूज़ किया होगा, या कैसे ह्यूमन बींग्स इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, अब हम एंसेस्टर्स की बात कर तो रहे हैं, लेकिन कौन थे हमारे एंसेस्टर्स? अभी तक हमने पढ़ा
कि जो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स थी वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में थी। ओके, अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंशियंट ह्यूमन बींग्स, तो इन्हीं तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड। ओके, और स्पेशली अफ्रीका को बोला जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्रेडल का मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ की बिगिनिंग हुई हो, शुरुआत हुई हो। तो ह्यूमन लाइफ की शुरुआत क्योंकि बिगिनिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से हुई थी, इसलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बोला जाता है। ओल्डेस्ट ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स यहाँ पे मिले हमें। क्लियर? क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसको बोला जाता है? अफ्रीका को। ओल्ड वर्ल्ड किसको बोला जाता है? ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है अफ्रीका, एशिया और यूरोप, तीनों कॉन्टिनेंट्स को। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के ह्यूमन एंसेस्टर्स थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये अलग अलग तरीके के एंसेस्टर्स अर्थ पे रहते थे और इनका इवोल्यूशन भी लगातार होता रहा। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलोपाइथेसिस एक ह्यूमन स्पीशीज थी, होमो इरेक्टस एक ह्यूमन स्पीशीज थी, होमो हैबिलिस एक स्पीशीज थी, होमो सेपियंस एक स्पीशीज। जो हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो होमो सेपियंस के अंदर ही आते हैं। ओके, तो आज से लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टोन टूल्स बनाए गए थे और हमने अभी पढ़ा है होमो इरेक्टस वो स्पीशीज थी जिसने पहले स्टोन टूल्स बनाए थे अफ्रीका में, और फिर वो वहां से बाहर निकले, अफ्रीका से यूरोप और एशिया में स्प्रेड हुए। अब ये स्टोन टूल्स बनाए क्यों थे इन लोगों ने? भाई कुछ तो काम करना होगा ना स्टोन टूल से। तो जैसे मीट को कट करने के लिए यूज करते थे स्टोन टूल्स को, बोन्स को ब्रेक करने के लिए, रूट्स को डिग करने के लिए, स्किन्स की स्क्रैपिंग के लिए यूज करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते थे। तो देखो एक चीज है यहाँ पे कि स्टोन टूल्स बना रहे हैं ये लोग और स्टोन टूल्स का यूज कर रहे हैं, है ना, मीट को कट करने के लिए, बोन्स को वो करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर शो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ से ह्यूमन बिहेवियर की शुरुआत भी हुई। यहाँ से क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग्स ने एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करना स्टार्ट किया। क्लियर? तो होमो इरेक्टस जो स्पीशीज थी अभी तक हमने पढ़ा वो टूल मेकर्स थे, इसीलिए उन टूल मेकर्स को हम होमिनिन्स भी बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि टूल को बनाने के लिए थिंकिंग की, प्लानिंग की, स्किल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है, इसीलिए इनको होमोनिम्स बोला जाता है, टूल मेकर्स को। इन्होंने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया टूल्स बनाने के लिए। तो जैसे स्टोन टूल्स पता है ना, तो स्टोन टूल्स ने एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स की तरह काम करना शुरू किया। फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्ब क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी के एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। तो ये जो स्टोन टूल है फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्ब, ये हैंड के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है। पहले ये हैंड यहीं तक लिमिटेड था, अभी एक्सटेंड हो गया। ओके, तो ह्यूमन बॉडी के एक्सटेंशंस की तरह काम करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्ब। ह्यूमन बींग्स को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते थे। नेचुरल एबिलिटीज के बियॉन्ड जाके अचीवमेंट्स गेन करने लगे थे ह्यूमन बीइंग्स। जो लोग नॉर्मल हाथों से नहीं कर पाते थे वो स्टोन टूल्स का यूज करके करने लगे थे। तो जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज थी उनको सरपास करने लगे थे वो। ओके, तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने टूल्स बनाए, टूल्स का यूज़ किया और टाइम आने पे उन्हें डिस्कार्ड भी कर दिया। देन जो डिस्कार्डेड टूल्स थे वो अर्थ की अपर लेयर में बरी होना स्टार्ट हो गए। देन बाद में कई हजार साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उन टूल्स को डिस्कवर किया, उन रिमेन्स को डिस्कवर किया। कुछ कुछ टूल्स फिर भी दबे रह गए बहुत गहरे ज़मीन के अंदर, फिर हज़ारों साल बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो इन्हीं टूल्स और फॉसिल फ्यूल्स ने हेल्प करी ह्यूमन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में, ह्यूमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, जब ये बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलने लगे। जैसे हमें पता चला कि जो होमो हैबिलिस है वो पहले अफ्रीका में रहते थे। ओल्डुवाई गोर्ज जो है हमने अभी देखा था इस मैप में यहाँ पे, ठीक है, वो पहले अफ्रीका में रहते थे। ओके, जो होमो इरेक्टस थे वो पहले माइग्रेंट्स थे जिन्होंने अफ्रीका से बाहर मूव आउट करना स्टार्ट किया था।
ओके, यही होमो इरेक्टस इन्वेंटर्स थे, हैंड एक्सिस के, क्लेवर्स के। और बाद में होमो सेपियंस जो स्पीशीज है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने बाद में जाके और एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करी। क्लियर। यहाँ पे हम स्पीशीज के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं। देखिए स्कल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितना डिफरेंस है। होमो हैबिलस का स्कल है ये, होमो इरेक्टस का ये है, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस का ये, और होमो सेपियंस का ये। ओके, शेप देख सकते हो आप लोग स्कल की। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होने वाली है कि कैसे हम लोग हिस्ट्री को हमने अलग अलग टाइम पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये सब किया क्यों है हमने? केवल उसको स्टडी करने के लिए। और स्टडी किस चीज़ के बेसिस पे? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। और हमें स्टडी करने के लिए ही हमने नहीं किया इसको, हिस्ट्री को क्लासीफाई, बल्कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, प्रोग्रेशन के बेसिस पे मेनली हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, डिवीजन किया है डिस्टिंक्ट पीरियड्स का। जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज। ये कुछ नाम हैं जो आपने शायद पहले भी कहीं सुने होंगे। अभी इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, ये 3 एज के बारे में हम पढ़ेंगे, 3 पीरियड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पैलियोलिथिक एज आई, उसके बाद मेसोलिथिक फेज आया, देन उसके बाद नियोलिथिक फेज आया, देन नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक फेज आया। और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। चालकोलिथिक फेज के बाद आई आयरन एज। ओके, अभी देखो, जो अभी हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पैलियोलिथिक मतलब पुराना, देन उसके बाद मेसोलिथिक, देन उसके बाद नियोलिथिक मतलब न्यू। पैलियो पुराना, मेसोलिथिक मिडल में, और नियोलिथिक न्यू। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो पैलियोलिथिक थी, एज थी, उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक को क्या बोलेंगे? न्यू स्टोन एज। अब मेसोलिथिक, मेसोलिथिक को बोला जाता है लेट स्टोन एज। क्या बोला जाता है? लेट स्टोन एज। क्लियर हुआ ये? चलिए, अब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जरा फटाफट। देखो, पैलियोलिथिक स्टोन एज बोला जाता, तीनों स्टोन एज में आते हैं, लेकिन बस ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है। कैसे स्टोन टूल्स बनते थे, टेक्नोलॉजी थी। क्लियर। तो जो पैलियोलिथिक एज है वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल था, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे लोग, सिंपल स्टोन टूल्स का यूज करते थे। क्लियर। देन उसके बाद आए मेसोलिथिक। अच्छा, हम एक चीज और देखेंगे, जैसे जैसे ये पीरियड्स आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे टाइम पीरियड एक के बाद आते जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी और नई होती जाएगी, टूल्स और ज़्यादा फाइन होते जाएंगे, पॉलिश्ड होते जाएंगे, और ज़्यादा शार्प टूल्स मिलते जाएंगे हमें। मतलब क्योंकि लोगों की स्किल इंप्रूव हो रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा टूल्स के अंदर। ओके, परफेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे पैलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, सिंपल स्टोन टूल्स का यूज होता था। देन मेसोलिथिक फेज आया, तो वो स्टोन टूल्स छोटे टूल्स में कन्वर्ट हो गए, टाइनी स्टोन्स, छोटे पत्थरों का वो यूज करने लगे, उनसे टूल्स बना के, जिनको हम माइक्रोलिथिक टूल्स भी बोलते हैं। क्लियर। ये ट्रांजिशन फेज था, एग्रीकल्चर से पहले वाला फेज था। एग्रीकल्चर की तरफ अब ट्रांजिशन होने लगा था। देन न्यू स्टोन एज आई, यहाँ पे और ज़्यादा फाइन टूल्स बनने लगे, शार्प टूल्स बनने लगे। क्लियर। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनने लगे, फार्मिंग होने लगी, सेटल्ड लाइफ डेवलप हो गई। क्लियर। क्योंकि
खेती करने के लिए अब ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन में फसलें उग जाती हैं, उन्हें एक जगह रुकना पड़ेगा। तो सेटल्ड लाइफ डेवलप हो गई, इससे पहले सेटल्ड लाइफ नहीं थी। तो सेटल्ड लाइफ नियोलिथिक फेज में डेवलप हुई। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनने लगे। देन उसके बाद नियोलिथिक रेवोल्यूशन आता है, जहाँ पे कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट होता है। मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल की शेपिंग करना, और उसी कॉपर की वजह से स्टोन तो हमारे पास पहले से ही हम यूज़ करते हैं, अब कॉपर भी हमें मिल गया, तो स्टोन और कॉपर का दोनों का यूज़ होने लगा। इसलिए हम इस फेज को बोलने लगे चाल्कोलिथिक फेज, स्टोन कॉपर एज, स्टोन कॉपर फेज। अच्छा, इस फेज की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी फेज में हम ब्रॉन्ज का यूज़ भी करने लगे थे। ओके, कॉपर और टिन को मिक्स करके यूज़ करना। इसी फेज में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, स्टोन कॉपर फेज में। ये फेज के लास्ट तक आते आते ये डेवलपमेंट होता गया था। देन बाद में जब हमें आयरन मिला तो वहाँ से आयरन एज की शुरुआत हो जाती है। आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स बनने लगे थे आयरन से, तो एडवांस सोसाइटीज़ हो गई थी। क्लियर? ये समझ में आया चार्ट? चलिए अब आते हैं पैलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी या पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। देखो यहाँ पे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स भी देख सकते हैं। ये मैप में हमें साइट्स दी हुई हैं, कहाँ कहाँ हमें ये पुरानी साइट्स मिली हैं। मेहरगढ़ हो, मेहरगढ़ का नाम हम आगे पढ़ेंगे अभी। डिडवाना हो, भीमबेटका केव्स बहुत फेमस साइट है ये अभी भी। ईसमपुर पढ़ेंगे हम, नेवासा बहुत फेमस साइट है ये। संगन कल्लू बहुत फेमस साइट है। ओके, तो बहुत सारी साइट्स हैं ये हमारी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक टाइम पीरियड की। अब देखिए जो स्टोन एज है हमने उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो यानी पैलियोलिथिक का मतलब क्या हुआ? ओल्ड स्टोन एज। ओके, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट जो है वो लगभग 2 मिलियन साल पहले डेवलप हुई थी। अगर हम साइट की बात करें तो अतिरमपक्कम एक साइट है तमिलनाडु में। ये तो यहाँ पे जब हमने इसकी डेटिंग करी इस साइट की, तो हमें पता चला कि ये 1.5 टू 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ऐसे कर्नाटका में एक साइट है ईसमपुर, ये यहाँ ये 1.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो फीचर्स क्या है पैलियोलिथिक सोसाइटी के? जैसे साइट्स, स्पेशली साइट्स, कहीं भी साइट्स पे, क्योंकि टूल्स वगैरह सारे एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे ही मिलते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाती है हिस्ट्री का। तो जो इम्पोर्टेंट एविडेंस हमें साइट से मिला है, क्या क्या मिले हैं? एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं, लार्ज कटिंग टूल्स मिले हैं, ठीक है, जिनको चीज़ें काटने के लिए यूज़ किया जाता था। हैंड एक्सिस हो गए, क्लेवर्स हो गए। दूसरे टूल्स मिले जैसे स्टोन स्क्रैपर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, जो क्वार्टजाइट के या लाइमस्टोन के बने हुए थे। इनको मीट की चॉपिंग के लिए, ट्यूबर्स को डिग करने के लिए, स्किन को स्क्रैप करने के लिए, बोन्स को क्लीव करने के लिए, काटने के लिए यूज़ किया जाता था। प्रोटीन रिच मैरो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन टूल्स को यूज़ किया जाता था। ओके, अच्छा, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, वैसे वैसे अभी हमने पढ़ा स्टोन टूल्स और ज़्यादा फाइन, और ज़्यादा शार्प, और ज़्यादा पॉलिश्ड होते गए। ओके, डिफाइनमेंट आती गई उनमें, तो और ज़्यादा स्मॉल टूल्स डेवलप होने स्टार्ट हुए टाइम के साथ साथ। स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स, जिन्होंने हंटिंग की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो शार्प पॉइंट्स उनमें लगे रहते थे, ताकि वो एनिमल्स को किल कर सकें इजीली, स्क्रैप कर सकें स्किन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स ने बो एंड एरो का भी इन्वेंशन किया था, धनुष और तीर जो होते हैं। पैरेलल साइड ब्लेड, एक ब्लेड होता है जो दोनों साइड से शार्प होता है, वो स्टोन का ही बनाया था। माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए इन्होंने, ऐसे रॉक से जिनका ग्लासी टेक्सचर था। फिर छोटे छोटे गेम एनिमल्स को इन्होंने मारना शुरू किया उन टूल्स से। उन टूल्स का इन्होंने
कम्युनिकेशन में यूज़ करना स्टार्ट किया, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन करते थे ये। फॉर एग्जांपल अगर कहीं से निकल भी रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन टूल से मार्क बनाते हुए चलते थे कहीं पे, ठीक है। तो पत्थरों को रखते हुए चलते थे जहाँ पता चले कि हाँ यहाँ से वो ह्यूमन बींग्स निकले हैं, गए हैं। केव्स को इन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, और स्पेशली बॉडी डेकोरेशन के लिए पिगमेंट्स का यूज़ किया। बॉडी डेकोरेशन आज के टाइम में हम बोलते हैं मेकअप, इतने हजार साल पहले भी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए पिगमेंट, स्पेशली प्लांट्स के जो पिगमेंट्स हैं वो यूज़ होते थे। और यही पहले लोग थे जिन्होंने पत्थरों के स्टोन के बीड्स बनाना स्टार्ट किया, बोन से बीड्स बनाना स्टार्ट किया, शेल से बीड्स बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स भी दिए हुए हैं, शार्प टूल्स हैं, छोटे छोटे स्टोन फ्लेक्स से बने हैं। इवन हड्डियों के पॉइंट्स को यूज़ किया जाता था एरो टिप्स की तरह। एक स्पेशल स्टोन टूल भी दिया हुआ है हमें, एनग्रेवर या ब्यूरिन जिसको बोलते हैं। इसमें हम इसको एनग्रेव करने के लिए यूज़ करते हैं, लिखने के लिए। एक ऑस्ट्रिच के शेल पे या फिर शेल्स पे या फिर बोन्स के ऊपर एनग्रेविंग करी जाती थी। ओके, सो पैलियोलिथिक के बाद नेक्स्ट है मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स। आज से लगभग 12,000 साल पहले क्लाइमेट और ज़्यादा वार्म होना शुरू हुआ। क्लाइमेट वार्म हुआ तो धीरे धीरे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना शुरू हुआ, वो एक्सपेंड होने स्टार्ट हुए। नए लैंडस्केप्स, नए रिसोर्सेज एमर्ज हुए, स्मॉल गेम एनिमल्स, फिशेज, एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स अवेलेबल हुए। तो पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का। ओके, पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड हुई, इंक्रीज हुई, और ऊपर से माइक्रोलिथिक टूल्स हमारे पास थे ही। उन्होंने फूड, फिशिंग, इन सब की गैदरिंग में हेल्प करी। केव्स और रॉक शेल्टर्स का यूज किया जाने लगा रहने के लिए। आर्ट एक्टिविटी, स्पेशली पेंटिंग्स, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई थी। ओके, भीमबेटका केव उसका एक एग्जाम्पल है। भीमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारे रॉक शेल्टर्स हैं जहाँ पे पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। ओके, ये एक हमें पिक्चर भी दी हुई है, ये देखिए, ये हमें भीमबेटका केव के एक रॉक के ऊपर से, वॉल के ऊपर से मिली है पेंटिंग्स। एनिमल फिगरिंग्स और ह्यूमन फिगरिंग्स हैं यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब ये जो हंटर गैदरर्स थे, नियोलिथिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फूड प्रोड्यूसिंग की तरफ जा रहे थे। मतलब फूड प्रोड्यूसिंग की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग। ओके, फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगे थे और फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए इसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके की फीचर्स क्या थे इस टाइम पीरियड के, कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, प्लांट्स का को ग्रो किया जाने लगा था, ये सब ह्यूमन कंट्रोल के अंदर आ गए थे। प्लांट्स और एनिमल्स की नई ब्रीड डेवलप करी जाने लगी थी, कल्टीवेशन के थ्रू हो चाहे वो हस्बेंड्री के थ्रू हो। फूड प्रोडक्शन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए नए टूल्स और ज़्यादा टूल्स बनने लगे थे। अर्दनवेयर, पॉटरी, पॉटरी की भी अलग अलग वेराइटीज़, चाहे वो शेप्स में हो चाहे वो साइज में हो, वो डेवलप होने लगी थी। लोग रॉ मटेरियल्स का यूज़ करने लगे थे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे थे। और पहली विलेज सेटलमेंट्स जो थी वो इस्टेब्लिश हुई, और वो विलेज सेटलमेंट्स का मूवमेंट अर्बन रेवोल्यूशन की तरफ भी होना शुरू हो गया था। मतलब वो विलेज एरियाज अर्बन एरियाज की तरफ बनने भी शुरू हो गए थे। ओके, तो ये जो ग्रेजुअल शिफ्ट आया था हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ, ये अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में आया। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेम टाइम में आया, बल्कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग एरियाज में ये सब हुआ। नई प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई, जैसे कल्टीवेशन हो गया, सेडेंटरिज्म हो गया। ओके, लाइफ स्टॉक डोमेस्टिकेशन हो गया। सेडेंटरिज्म होता है सेटल्ड लाइफ, और पॉटरी मेकिंग हो गया, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप बनना हो गया।
और ये सब डेवलप होने में हज़ारों साल लगे धीरे धीरे। यहाँ से भी सेटल्ड विलेज लाइफ डेवलप हुई और बाद में अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ इस सेटल्ड लाइफ का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था भाई, हमें तो इंडिया के बारे में ज़्यादा जानने की इंटरेस्ट है ना। तो इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो न्यूलिथिक पीरियड था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चरल वे डेवलप हो रहा था लाइफ का, जब वो स्टार्ट हो रहा था, हमें वहाँ पे भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मेहरगढ़ एक साइट है जो बोलान रिवर पे है, आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। ये मेहरगढ़ वाला रीजन है, तो बोलान रिवर पे लोकेटेड है। ये ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ओके, तो जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज है, अगर हम उसकी डेटिंग करें तो वो आज से 7,000 साल पुराना है लगभग, सॉरी 7,000 BC का है। तो हमें स्टडीज़ के बाद पता चला कि जो लोग थे वो हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक्स के घर बनाते थे, मतलब ईंटों को धूप में सुखा के उनके घर बनाए जाते थे। ग्रैनरीज बनाते थे, ग्रैनरीज होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स को या अनाज को स्टोर करते हैं ना, स्टोर हाउसेज जो होते हैं, अनाज के जो भंडार होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, उनको ग्रैनरीज बोला जाता है। तो लोग ग्रेव्स में दफनाते थे जो डेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके, ऑर्नामेंट्स बनाते थे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के, जैसे लापिस लजूली हो गया, कार्नेलिन हो गया, शेल्स हो गए, इनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे पहनने के लिए। वीट और बार्ले का कल्टीवेशन होता था। शीप, गोट या इंडियन कैटल जिसको हम जेबू भी बोलते थे, उसको लोग रेज करते थे। और यही पे पहले लोग थे न्योलिथिक पीरियड में ही इंडिया के जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले पहले लोग थे। मतलब अभी ये लोग मेटल एज में एंटर कर रहे थे। अभी तक तो ये किसका यूज करते थे, केवल स्टोन का यूज करते थे, लेकिन अब मेटल का यूज करना ये लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉपर। ओके, और ये भी याद रखना है कि तो कॉपर क्या था, पहला मेटल था, सबसे पहला मेटल जिसका यूज होना स्टार्ट किया, जिसका यूज करना स्टार्ट किया ह्यूमन बींग्स ने। और इसीलिए इनको चालकोलिथिक पीपल भी बोला जाता है। लगभग 4000 BC के ये लोग थे, आज से लगभग 4000 साल पुराने। ओके, तो यहीं से इसी चालकोलिथिक फेज में फाउंडेशन बनी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, लगभग 3500 BC के अराउंड। ओके, फिर लगभग 2500 BC के अराउंड ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था जो वहाँ पे न्योलिथिक कम्युनिटीज़ डेवलप हो गई थी। कैटल, शीप, गोट की हर्डिंग बहुत कॉमन हो गई थी। सीरियल्स का कल्टीवेशन हो, मिलेट्स का, पल्स का कल्टीवेशन हो, वो प्रैक्टिस किया जाने लगा। मतलब एक न्योलिथिक वे ऑफ लाइफ डेवलप हो गया था अच्छा खासा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और कभी कभी हमें इंटरेक्शन के भी एविडेंसेस मिले हैं। इंटरेक्शन किसके, जो आसपास के चालकोलिथिक कल्चर्स हैं हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ कभी कभी, उसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। ओके, तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें यहाँ से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में इस क्लास को या इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें। ओके, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर जो चीज़ें अच्छी लगी, आपको समझ आया पढ़ाया हुआ, तो उसके लिए भी चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।